हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन में 18 और 19 फरवरी दोनों दिन के करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप डेली के डेली मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बीच में जो 5 दिन के करंट अफेयर रह गए हैं उनको मैं 2 पार्ट्स में अगले 2 दिन के अंदर आपके कवर करा दूंगा। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि हाल ही में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ये कौन है, इनके बारे में वीडियो में बात करेंगे। पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था 12 फरवरी के करंट अफेयर में कि विजयनगर अंपायर में इनमें से कौन सी डायनेस्टी नहीं आती है। तो देखिए, विजयनगर अंपायर के अंदर 4 डायनेस्टीज ने शासन किया हुआ है। कौन कौन सी? पहली है संगमा डायनेस्टी, ठीक है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा करी गई थी और यही फाउंडर थे विजयनगर अंपायर के भी। संगमा के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी सलुवा डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद तुलवा डायनेस्टी आई और तुलवा के बाद अराविदु डायनेस्टी आई। कौन सी? अराविदु डायनेस्टी। अब आप खुद देख लीजिए, संगमा डायनेस्टी सही है, अराविदु भी सही है, सलुवा भी सही है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी इनमें से बिलोंग नहीं करती है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने जो शासन किया हुआ है, वैसे तो विजयनगर अंपायर जो है ये आज की डेट में जो आपका तमिलनाडु का ऊपर वाला रीजन और आंध्र प्रदेश वाला रीजन यहां पर बिलोंग करती थी, ठीक है। कृष्णा नदी इसमें बहा करती थी विजयनगर अंपायर में। लेकिन जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी है ये शासन करती थी नॉर्थ इंडिया में और इस डायनेस्टी ने 225 से लेकर करीब 330 एडी तक शासन किया हुआ है। कभी कभी यह भी पूछता है कि इक्ष्वाकु वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो इसी को रघुवंश डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। और यह भी पूछा जाता है कि इनकी कैपिटल क्या थी, तो आप ध्यान रखना इनकी कैपिटल थी अयोध्या। क्या थी? अयोध्या। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल बदल के श्रावस्ती में भी शिफ्ट कर लिया था। तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें, कभी कभार ऑप्शन में श्रावस्ती होता है और कभी अयोध्या होता है। दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप ध्यान रखना इन दोनों जगह पर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। तो जिन लोगों ने भी 4th आंसर किया था उन सभी का आंसर सही है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर और पहली ही न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इस बार आपका कोई भी पेपर हो, आप बैंक दे रहे हो, यूपीएससी, एसएससी कोई भी दे रहे हो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन करंट अफेयर में रखा हुआ है। अब किस्मत जिसकी भी होगी उसकी शिफ्ट में क्वेश्चन होगा, बट 100% यह क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार अभी तक भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे, अब ये प्रमोट हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। राजीव कुमार जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनका रिटायरमेंट आ गया है, मतलब 65 साल के पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से रिटायर हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार आज से ही ओथ लेंगे, मतलब 19 फरवरी से ही ये पदभार संभाल रहे हैं। और ये भी आप ध्यान रखें, ज्ञानेश कुमार 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे भारत के। हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 में प्रावधान है। ध्यान रखिए, भारत का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। दोनों में से जो भी पहले सिचुएशन या फिर टर्म आप बोल सकते हो सेटिस्फाई होता है, उस बेसिस पर ये रिटायर हो जाते हैं। जैसे कि राजीव कुमार का कार्यकाल 6 साल का नहीं हो पाया था, लेकिन ये 65 साल के पूरे हो गए, इस वजह से अब इन्हें पद छोड़ना पड़ा। और ज्ञानेश कुमार के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दूं, आर्टिकल 370 जब हटाया गया था ना, तो उसके लिए जो बिल ड्राफ्टिंग करी गई थी वो बिल इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। तो आप बोल सकते हो आर्टिकल 370 को हटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। और एक बात आप और ध्यान रखें, नोकिया कंपनी तो आप जानते ही हैं, नोकिया के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है जस्टिन होटार्ड। क्या नाम है? जस्टिन होटार्ड। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कौन सा दिन मनाया गया? तो ये दिवस हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस साल 2023 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यह दिवस अनाउंस किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में हर एक देश को पर्यटन को बढ़ावा देना है, क्योंकि पर्यटन को जितना भी बढ़ावा देंगे इससे दुनिया भर में लोग दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की ही वजह से चल रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है।
ये जो प्रधानमंत्री आशा योजना है, इन शॉर्ट इसको आशा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस आशा योजना की शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा करी गई थी साल 2018 में, सितंबर के महीने में इसकी शुरुआत करी गई थी। अब देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि किसानों को इसके अंतर उनकी फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। स्पेशली दालों के लिए ये योजना लॉन्च करी गई थी। ऐसे किसान जो कि किसी भी तरीके की दाल का उत्पादन करते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, मसूर की दाल हो, कोई भी दाल का प्रोडक्ट, तो उसके लिए एमएसपी देने का इसके अंतर्गत प्रावधान है। तो अभी तक इस योजना को लॉन्च किया गया था 2024 से 25 तक के लिए, ठीक है। अब इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो किसानों के लिए खुशखबरी है कि अगले 1 साल तक उनको एमएसपी का फायदा दाल के ऊपर और मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पैक्ट साइन किया है जिसकी मदद से यह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज को और बढ़ावा देंगे? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भारत सरकार की है, इन्होंने आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ पैक्ट साइन किया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि भारत में आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन की, उसको एआई बेसिस पर बढ़ाना है। आज की डेट में आप देख ही रहे हैं, नॉर्मल कॉल से ज़्यादा लोग डेटा कॉलिंग करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल हो गई और मेटा मैसेंजर कॉल हो गई। इन सभी कॉलिंग की एक्सप्लोरेशन को देखते हुए आने वाले समय में जो फ्रॉड्स हैं वो भी बढ़ेंगे। आज ही की डेट में आप देख रहे हो लगातार फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हो, आप किसी को कॉल करते हो तो उससे पहले एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वॉइस आती है कि कोई भी आपको जज या फिर पुलिस अधिकारी या कोई भी अधिकारी बनकर फ़ोन कर रहा है, तो उसके झांसे में ना आए। ये लोग स्पूफ भी हो सकते हैं और हैकर्स भी हो सकते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो वो आपको अवेयर करते रहते हैं। तो एआई जितना ही बढ़ेगा, आगे जो हैकिंग के चांसेस हैं वो भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो उसके प्रॉन्स के साथ साथ कॉन्स भी आते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए आईटीयू के साथ ये पैक्ट साइन किया गया है। आईटीयू की स्थापना 1865 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं डॉरेन मार्टिन। कौन है? डॉरेन मार्टिन। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू पहली बार ऑस्ट्रेलिया को अनार समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट किए गए हैं? जी हाँ, ये खाने वाले अनार की ही बात हो रही है, जिसको अंग्रेजी में पोमग्रेनेट्स बोलते हैं। तो ये है एपेडा। एपेडा जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना 1986 में भारत सरकार के द्वारा करी गई थी। इसका मेन उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी देना। इनका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है अभिषेक देव। अब देखिए है क्या कि भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 तरीके के अनार की जो प्रजाति है उसको भेजा गया है। ये 2 तरीके के कौन कौन से हैं? एक तो अनार जिसको बोलते हैं संगोला, ठीक है, और दूसरा जो अनार है इसको बोलते हैं भगवा, ठीक है। भगवा इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ऑरेंज कलर का होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो संगोला प्रजाति का जो अनार है इसको 5.7 मीट्रिक टन की तादाद में भेजा गया है, और जो भगवा प्रजाति है इसको भेजा गया है 6.5 मीट्रिक टन की तादाद में, और दोनों को पानी के रास्ते से, पानी के जहाज से भेजा गया है। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को हवाई रास्ते से मतलब एरोप्लेन के थ्रू पोमग्रेनेट्स भेजे गए थे, लेकिन तब कम तादाद में भेजे गए थे और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय अनारों को बहुत पसंद किया गया, जिसकी वजह से डिमांड और बढ़ी और इस बार ज़्यादा तादाद में भेजने थे, जिसकी वजह से सी रूट लिया गया। ध्यान रखिए, एरोप्लेन या फिर आप बोल सकते हो एयर रूट के कंपैरिजन में जो वाटर का रूट होता है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार में ज़्यादा सामान भी जा सकता है दूसरी जगह पर, और इसमें कॉस्टिंग भी काफ़ी कम आती है। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। ये कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में डिवाइस टोकनाइजेशन लॉन्च किया है किसी भी तरीके के क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए? तो ये है फोन पे। अब देखिए इसका मतलब क्या है डिवाइस टोकनाइजेशन का। अगर आप यूज करते हो या नहीं यूज करते हो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डेबिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। आप फोन पे चला रहे हैं या फिर मान लीजिए गूगल पे चला रहे हैं या पेटीएम चला रहे हैं।
अभी तक आपके पास ये ऑप्शन रहता था कि आप अपने पेमेंट एग्रीगेटर से अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही लिंक कर सकते थे। आप जिससे चाहे उससे पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी क्या है कि आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर देते थे स्कैन करके। आपको बार बार क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल या डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ती थी। एक्चुअली पैसा आपके दोनों कार्डों से ही कट रहा है, लेकिन आसानी से आप कर पा रहे थे क्योंकि आप फोन पे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें होता क्या था, आपको डेबिट कार्ड का ही ओटीपी और क्रेडिट कार्ड का ओटीपी या फिर पिन डालना पड़ता था, जिसकी वजह से कई लोगों को भरोसा नहीं होता था कि भाई हम फोन पे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं लेकिन हम अपने बैंक की क्रेडेंशियल क्यों डालें इसमें। तो अब फोन पे ने ऐसा कर दिया है कि अब आप अपना डिवाइस टोकनाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का कि आप अपने कार्ड तो लिंक कर लीजिए, लेकिन आपको बैंक के ओटीपीज या फिर बैंक का जो लिंक है, जो पिन है, उसे डालने की जरूरत नहीं है फोन पे के प्लेटफॉर्म पर। आप फोन पे के प्लेटफॉर्म पर ही अपना एक टोकन नंबर बना लीजिए, उसी नंबर को डालते ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बैकएंड पर फोन पे आपके बैंक से कनेक्टेड है, लेकिन ये आपसे बैंक की डिटेल नहीं मांगेंगे, जिसकी वजह से लोगों को फोन पे के ऊपर भरोसा होगा और लोग इनके पेमेंट एग्रीगेटर को ज्यादा यूज करेंगे। फोन पे की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इसका चेयरपर्सन है समीर निगम। क्या आप जानते हैं फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है आमिर खान। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव की शुरुआत करी है? तो एक नई पहल की शुरुआत करी गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, एलआईसी। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस की शुरुआत किस लिए करी है, समझिएगा। आज की डेट में आप जानते ही हैं एलआईसी एजेंट्स ही एलआईसी पॉलिसीज को बेचने का काम करते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि एलआईसी के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाके पॉलिसी बेचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी बेसिस पर इनके द्वारा जो एजेंट्स होते हैं वो हायर किए जाते हैं, जिनको एलआईसी एजेंट्स कहा जाता है। वही प्रमोट होके एलआईसी एसोसिएट्स कहलाते हैं और इनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए और साथ में बिजनेस एसोसिएट्स हो गए। अब इन सभी के लिए वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि एलआईसी के द्वारा सभी को एक पेन टैब दिया जाएगा। ये डिजिटल टैब जो होगा, इसमें एलआईसी का हर एक प्रोडक्ट होगा, चाहे किसी भी तरीके की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, सारी इसमें लिस्टेड होंगी। तो अब आपको एलआईसी ऑफिस में जाकर विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी फैसिलिटी जो आपका कॉन्टेक्ट पर्सन जो एजेंट होगा, आप उसी से ले सकते हैं। एजेंट के ही थ्रू आप पॉलिसी खरीद भी सकते हैं। आपको पॉलिसी क्लेम करनी होगी तो भी आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। इवन आपको ईएमआईज वगैरह देनी है, वो सब भी आप एजेंट को दे सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश देना है तो भी वो आप एजेंट के थ्रू करा सकते हैं। ओवरऑल एलआईसी के जो एजेंट्स हैं उनको इसीलिए वन मैन ऑफिस बना दिया गया है। यही आपका वन मैन कॉन्टैक्ट होंगे और इन्हीं के थ्रू आपको एलआईसी की सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। भारत की चौथी जनरेशन की डीप ओशियन सबमर्सिबल का नाम क्या है, जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण शुरू किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है, दरअसल आपको करीब 10 दिन पहले मैंने दिखाई भी थी, इसके बारे में बताया भी था। नहीं याद है तो आपको फिर से बता देता हूं। इसका नाम है मत्स 6000। अब ये जो सबमर्सिबल बनाई गई है ये गोल शेप की है और ये किस लिए बनाई गई है? क्योंकि भारत सरकार समुद्रयान प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। ये जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है इसका मेन उद्देश्य है डीप ओशियन वाटर पे जाकर रिसर्च करना। मतलब समुद्र के अंदर हमारी पनडुब्बियों के लिए, हमारे वेसल्स के लिए बेहतर से बेहतर रिसर्च हो सके। इवन मैरी टाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिसर्च हो सके, जिसके लिए हमें इस तरीके की सबमर्सिबल की जरूरत पड़ेगी जो कि पानी के अंदर जाकर डीप में कई सारी रिसर्च कर पाए। तो ये जो सबमर्सिबल है जिसका नाम है मत्स्य, ये मैक्सिमम 500 मीटर नीचे तक जा सकती है, मतलब आधा किलोमीटर नीचे तक जा सकती है। फिलहाल अभी इसकी फर्स्ट स्टेट की टेस्टिंग चालू हुई है। अभी ये केवल पानी के ऊपर ही टेस्टिंग कर रही है, 1-2 मीटर में ही कर रही है, लेकिन 2025 तक इसकी टेस्टिंग 500 मीटर तक नीचे जाकर हो चुकी होगी। ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको लेकर इमरजेंसी यूरोपियन समिट को होस्ट किया गया है? तो यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। अब देखिए हुआ क्या। रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर को चलते 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपको पता है,
ठीक है। अब इसमें क्या है कि यूक्रेन को फुल फ्लेज सपोर्ट नाटो करता आ रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है। नाटो के अंदर मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ही हैं। यूक्रेन भी यूरोप में आता है, रशिया का आधा हिस्सा भी यूक्रेन में ही यूरोप में ही आता है। अब ऐसे में हुआ क्या कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। ट्रंप ने सत्ता में आते ही ये बोल दिया कि रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर जितने भी नेगोशिएशंस होंगे या फिर उनके बारे में लास्ट फैसले जो भी लिए जाएंगे, उन सब में यूरोप की कोई भी भूमिका नहीं होगी। अब ऐसे में क्या हुआ कि यूरोप के कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करने लगे और अमेरिका से नाराज दिख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि उनका यह मानना वाजिब भी है। उनका कहना है कि ये सब वॉर ही यूरोप की धरती पर हो रहा है और अभी तक हम डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए आए हैं। अब अचानक से अमेरिका उठकर ये बोल दे कि आप सब साइड में रहिए और वॉर से जुड़ा हुआ जितना भी टेंशन है लास्ट में उसको कंक्लूड मैं ही करूंगा, तो एक तरीके से कई यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को तानाशाह बता रहे हैं इस बारे में। और ऐसे में क्योंकि फ्रांस भी यूरोप के अंदर आता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई यूरोपियन कंट्रीज के प्रेसिडेंट को बुलाकर ये मीटिंग करी है। अब ऐसे में इस मीटिंग में इस बात को कंक्लूड किया गया कि ये कोशिश करेंगे कि अमेरिका अपने फैसले को बदले, और अभी तक जैसे कि नाटो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था और नाटो को ही सारे कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में अमेरिका भी नाटो को ही सपोर्ट करे। फिलहाल इसमें भी अब दो तरफा तलवार खिंच गई है। कैसे, वो भी आपको बता देता हूं। इस मीटिंग में कुछ ही यूरोपियन कंट्रीज को बुलाया गया, जैसे कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी आई और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने हिस्सा लिया, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कूल्स ने हिस्सा लिया। मतलब ऐसे देशों को बुलाया गया जिनका वर्चस्व इतिहास में बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे देश जिनको नहीं बुलाया गया, अब वो भी इसमें नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि हम भी यूरोपियन कंट्री हैं, हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो यहां पर दो तरफा तलवार खिंची हुई है, एक तो अमेरिका से और आपस में यूरोपियन कंट्रीज में भी तनातनी हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे रशिया और यूक्रेन वॉर को कंक्लूड कैसे किया जाएगा। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2025 अनाउंस किए गए, तो इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, तो यह है कनक्लेव। ये एक थ्रिलर मूवी है और इसको बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी का अवार्ड मिला है। वैसे मैंने पूरी लिस्ट इसकी कल ही टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आपको बता दूं, टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली की जो पीडीएफ है वो वहीं पर अपलोड करी जाती है। बाफ्टा, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए। इन अवार्ड्स में ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन सीरीज जो होती हैं उन्हीं को सम्मानित किया जाता है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को। किसको? एड्रियन ब्रॉडी। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को। पूरी लिस्ट जो है वो एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम से। और एक बात और ध्यान रखिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है, बाफ्टा अवार्ड्स की शुरुआत कब करी गई थी? इसकी शुरुआत 1949 में करी गई थी। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है और इनकी मदद से यह भारत में युवाओं को एआई एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देंगे? तो ऐसे युवा जो कि अपना व्यापार टेक्नोलॉजी में खोलना चाहते हैं, तो उनको एआई की ट्रेनिंग देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अमेरिका की इंटेल के साथ पैक्ट साइन किया है। ध्यान रखिए, दुनिया में इस टाइम पर दो ही ऐसी कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर बना पाती हैं, एक तो इंटेल है और दूसरी है एएमडी। ठीक है, तो इंटेल को यह जिम्मेदारी दी गई है भारत सरकार के द्वारा कि यह भारत में युवाओं को एआई पर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ऐसे युवा जो कि अपना खुद का बिजनेस करेंगे आगे। इंटेल काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1968 में स्थापना करी गई थी। वैसे 1968 में टीसीएस की भी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये प्राचीन काल के एक ऋषि मुनि थे और ये फिलोसोफर भी थे और साधु भी थे। इनका नाम है थिरुवल्लुवर। क्या नाम है? थिरुवल्लुवर। तो और ये तमिल पोएट भी थे। हाल ही में इनका स्टैचू भारत के बाहर कौन से देश में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये अपने आप में एक गर्व की बात है, इनका स्टैचू फिलीपींस के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। फिलीपींस में भारत के एम्बेसडर हर्ष कुमार जैन के द्वारा इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, इस बारे में काफ़ी डिबेट रहती है। एक तबका ये बोलता है कि थिरुवल्लुवर जो है इनका टाइम पीरियड
तीसरी से लेकर चौथी शताब्दी के बीच में रहा होगा, और कुछ लोगों का कहना है इनका टाइम पीरियड 8वीं से लेकर 9वीं सेंचुरी के बीच में रहा होगा। इसको लेकर बहुत डिबेट चलती है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लिखित साक्ष्य इनके टाइमलाइन के बारे में। वैसे मेरा मानना है कि तीसरी से चौथी शताब्दी के बीच में ही इनका टाइमलाइन हुआ होगा, क्योंकि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में और भी जो लोग हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो टाइमलाइन है वो काफ़ी क्लियर मिल जाता है। 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में चाहे वो हिस्टोरियन हो, पोएट हो, काफ़ी क्लियर उनके बारे में पता लग जाता है। इवन इस टाइम पर भारत में जो बाहर से भी आए हुए पोएट थे या फिर हिस्टोरियंस थे, उनके बारे में भी क्लियर साक्ष्य हमें मिलते हैं। लेकिन तीसरी से चौथी शताब्दी में ये मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचोगे सर उस टाइम पर भी तो कई सारी डायनेस्टीज थी, उनके राजाओं के बारे में भी तो हमें पता रहता है। इवन उससे पहले भी हर्यक डायनेस्टी वगैरह थी, उनके भी बारे में पता लगता है, और मौर्य साम्राज्य था। तो मैं आपको बता दूं, उस टाइम के राजाओं के बारे में हमें लिटरेचर मिलते हैं या रिटन अवशेष मिलते हैं, लेकिन उस टाइम के पोएट्स वगैरह हो गए, उनके बारे में ज़्यादा अवशेष नहीं मिलते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ओके, और आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया 16 फरवरी को, और ये कब तक चलेगा? 24 फरवरी को इसका समापन होगा। इसको नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें पूरे भारत भर से 600 से ज़्यादा ट्राइबल आर्टिशंस हिस्सा ले रहे हैं। 25 से ज़्यादा फूड स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये फूड स्टॉल ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बनाए जाने वाले जो व्यंजन हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और दुनिया भर से 500 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी आए हुए हैं। तो पूरे भारत भर से लगभग हर एक जनजाति को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जनजातियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि हाथ से बनाए जाने वाले कई सारे डेकोर आइटम हो गए, या फिर इसके अलावा कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए जाते हैं, तो इनको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना ही इसका मेन उद्देश्य है। ये जो आदि महोत्सव है, इसमें दुनिया भर के कई सारे बिजनेस टाइकून्स भी आ रहे हैं हिस्सा लेने, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स भी हिस्सा लेने आ रहे हैं, और बिजनेस पर्सनस भी आ रहे हैं। अब ऐसे में होता क्या है, इन महोत्सव में बहुत सारे प्रोडक्ट जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनको पसंद आ जाते हैं, और वो इन आर्टिस्टों से डील कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको व्यापार में बढ़ावा मिलता है। और इस टाइम पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये हैं जुएल ओरम। इनसे पहले कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। हाल ही में कौन है जिन्होंने 2025 की बार्सिलोना में हाफ मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये युगांडा के एथलीट हैं। इनका नाम है जैकब किप्लोमा। क्या नाम है? जैकब किप्लोमा। और अभी तक जो रिकॉर्ड था ये था योमिफ केजेल्चा का। केजेल्चा का जो रिकॉर्ड था, ये इन्होंने हाफ मैराथन अभी तक कवर करी थी 57 मिनट 30 सेकेंड में, लेकिन किप्लोइमो ने जो इसे ब्रेक किया है, ये इन्होंने ब्रेक किया है 56 मिनट 42 सेकेंड में। और जो केजेल्चा हैं ये बिलोंग करते हैं इथोपिया से, ठीक है। तो अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है किप्लिमो ने। तो किप्लिमो का आप नाम ध्यान रखिएगा और इनका कंट्री भी ध्यान रखिए। वैसे क्या आप जानते हैं हाफ मैराथन कितने किलोमीटर की दौड़ होती है? 21 किलोमीटर की। और फुल मैराथन 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। हाफ मैराथन से कम भी कैटेगरी होती है, जैसे कि 10 किलोमीटर की भी मैराथन होती है, और सबसे कम जो होती है वो 5 किलोमीटर की होती है, जिसको फन मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से दो देश हैं जिनके बीच में धर्मा गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है? तो धर्मा गार्जियन हमेशा आप ध्यान रखें दो ही देशों के बीच में कंडक्ट होती है, भारत और जापान, ठीक है। इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आने वाले 25 फरवरी को होगी, और ये जो एक्सरसाइज है ये 9 मार्च तक चलेगी, मतलब लंबी खींचने वाली है ये एक्सरसाइज। और इस बार ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हो रही है? तो इस बार ये जापान में हो रही है, माउंट फूजी में। कहाँ पर? माउंट फूजी। और एक साल भारत में होती है, फिर एक साल जापान में, फिर भारत में। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव ईयर्स में होती रहती है ये। अभी हाल फिलहाल में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है इक्यूवेरिन। क्या नाम है? इक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये हम करते हैं मालदीव्स के साथ। किसके साथ? मालदीव्स। इस बार की मालदीव्स में ही कंडक्ट करी गई है। एक और ध्यान रखिए, अभी 10 दिन पहले ही
साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है। ये हमने करी हुई है इजिप्ट के साथ। और इस बार की जो साइक्लोन हुई है ये भारत के राजस्थान में कंडक्ट करी गई है। तो हाल फिलहाल में आप तीनों ध्यान रखिए, एक तो धर्मा गार्जियन जापान के साथ, दूसरा इकुवेरिन मालदीव्स के साथ, और तीसरी साइक्लोन इजिप्ट के साथ। ये कौन है जिन्होंने अब्राहम एंसर को हराकर लिव गोल्फ एडलेड टाइटल 2025 का अपने नाम कर दिया है? तो ये जो गोल्फर आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है जोकिन नीमन। क्या नाम है? जोकिन नीमन। इस बार इन्होंने लिव गोल्फ एडलेड टाइटल अपने नाम कर लिया है। और इस बार का ये टाइटल कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में भारत से $200 मिलियन की डील साइन करी है? और $200 मिलियन देकर ये भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम को परचेज करेंगे। तो ये देश है फिलीपींस। और फिलीपींस गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट इनको आकाश मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड करें। इसके लिए $200 मिलियन की डील हुई है। आकाश मिसाइल सिस्टम पहले सरफेस टू एयर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब ये एयर टू सरफेस भी परफॉर्म किया जा सकता है। सरफेस टू एयर का मतलब जमीन से आसमान पर भी ये मार सकती है, और अब ये एयर टू सरफेस भी हो गई है, मतलब आसमान में एयरक्राफ्ट से भी टिकर करी जा सकती है दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर। ये जो मिसाइल है ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। एक बार में मैक्सिमम 25 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। ये अपने साथ जो पेलोड ले जा सकती है, ये मैक्सिमम 60 किलो का पेलोड ये अपने साथ ले जा सकती है। आपको पता है मिसाइल का ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको वॉर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर हेड। वैसे वॉर हेड से मुझे ध्यान आया, मैंने वॉर बैच की शुरुआत करी हुई है, और ये जो वॉर बैच है ये 2 दिन पहले ही चालू हो चुका है, और ये 50 डेज का चैलेंज मैं लेकर चल रहा हूँ। इस बार अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 क्रैक करना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बैच चलाया हुआ है एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। आपको नहीं पता हो तो बता दूं, मैंने टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लिया है, तो अब मेरी क्लासेस वहां पर भी हुआ करेंगी। ऐसा मत सोचिएगा कि चैनल पे क्लास नहीं होंगी, यहां पर भी होंगी और वहां पर भी होगी। फिलहाल जो ये मैंने फ्री बैच स्टार्ट किया है इसका नाम है वॉर बैच। इसमें चारों फैकल्टीज हैं। जीएस मैं कवर करा रहा हूं, इसके अलावा मैथ्स भी कवर हो रही है, रीजनिंग भी हो रही है, और आपकी इंग्लिश भी हो रही है। तो फिलहाल जो मेरी क्लास चल रही है वो डेली सुबह 10 बजे चल रही है। 2 दिन की क्लास हो चुकी है, आज तीसरे दिन की क्लास होने वाली है, तो सुबह 10 बजे मिलना मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है एसएससी टेक्स्ट बुक, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलूं। डेली के जो भी टॉपिक होंगे वो मैं यहां पर लिख भी दिया करूंगा, जैसे कि आज मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज कवर कराने आपको जा रहा हूं। पिछले 2 दिन की जाकर भी क्लासेस फास्ट फॉरवर्ड में आप तब तक कवर कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे साथ अगर आपने मेहनत कर ली इन 50 दिनों में तो इस बार का एसएससी सीजीएल प्री आपका आराम से क्लियर हुआ निकला है, ये आप मान के चलिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी है। इन्होंने 2 साल पहले हमसे ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदी थी। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है बोंग बोंग मार्कोस। क्या नाम है? बोंग बोंग मार्कोस। ये कौन सा बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनली अप्रूवल दे दिया गया है कि अब ये अपनी ब्रांच गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोल पाएंगे? तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, आप ये समझ लीजिए ये एक ऐसा शहर बनाया गया है जहां पर भारत के जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं उन सब के बड़े बड़े ऑफिस यहां पर हैं, और दुनिया भर के जो बिजनेस सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब गिफ्ट सिटी में आकर ही ट्रेड करते हैं और डीलिंग करते हैं। तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इनको भी परमिशन मिल गई है कि ये गिफ्ट सिटी में अपना एक ऑफिस खोल पाएंगे, और इसका सीधा फायदा कहां पर होगा? अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र दुनिया भर के दूसरे देशों में अपनी ब्रांचेस खोलते हुए आपको दिखाई देंगे। भारत की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो गिफ्ट सिटी में अगर उसको एंट्री मिल गई है तो आप ये मान लीजिए अब वो इंटरनेशनल ब्रांड बनने में देर नहीं लगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के, और हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी जो अपॉइंट किए गए हैं वो भी 26वें ही हैं सीसी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पुराना बैंक है, 1935 में स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, और इसके चेयरपर्सन है एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव। हाल ही में ये कौन सी जगह है जहां पर आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत करी गई है? तो इस योजना की शुरुआत पुडुचेरी से करी गई है।
और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस टाइम पर कौन है, क्या आप जानते हैं? यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं के कैलाश नाथन, ठीक है। और साथ में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं एन रंगास्वामी। इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए ये योजना है क्या। इस योजना की शुरुआत पहली बार साल 2024 में अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी। इस योजना का मेन उद्देश्य यह है कि पूरे भारत भर में ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल है या फिर उससे ज़्यादा है, ऐसे बुजुर्ग इसके लिए एलिजिबल होंगे और उन सभी बुजुर्गों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर है। अगर आप 70 साल के हैं या फिर उससे ज़्यादा के हैं, इस योजना के अंतर्गत अगर आप रजिस्टर हैं तो अगर आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ते हैं तो मुफ्त इलाज आपका 5 लाख रुपए तक होगा। और इसके अंतर्गत 2000 तरीके के मेडिकल प्रोसीजर्स कवर हैं। ये कौन है जिनको 2025 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी अवार्ड दिया गया है? तो इस बार 2025 के स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में रहे हैं PR श्रीजेश। फिलहाल तो हॉकी से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन भारत के लिए कई मेडल ला चुके हैं। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात हो तो इनको तो आप जानते ही हैं, मनु भाकर, ठीक है। और ये दोनों पुरस्कार दिए गए हैं जे शाह के द्वारा। अब इसी में कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि एक आपको ध्यान रखना है कि नेशनल टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये मेल और फीमेल दोनों की चेस टीम को दिया गया है टीम ऑफ द ईयर का। इसी तरीके से स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड इकलौते क्रिकेटर हैं अर्शदीप सिंह, उनको दिया गया है। और बेस्ट क्लब का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है। तो इसकी पूरी एक लिस्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा PDF से, और PDF है टेलीग्राम में। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इसके साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।